नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक की खबरें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को सूर्यधार जलाशय झील के रूप में एक नया तोहफा दिया है। सूर्यधार झील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इस झील से क्षेत्र के पेयजल और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। इससे लगभग 18 गांव को सिंचाई और 19 गांव को ग्रेविटी पेयजल भी मिलेगा। आपको बताते चलते हैं कि इस क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता का न होने की लिए एक समस्या का कारण बना हुआ था। क्षेत्रवासियों को इसी दिक्कत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सूर्यधार में झील को बनाने का ऐलान किया था, जिसका उद्घाटन कर ये झील जनता को समर्पित की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा समय समय पर सूर्यधार निराधान कार्य की समीक्षा की गई, जिस कारण रिकॉर्ड समय से ये झील बनकर तैयार हो गई है। ये झील आने वाले दिनों में देहरादून जिले में एक नए पर्यटक स्थल के रूप में भी उभरेगी। इसके पश्चात ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनके प्रोत्साहन के लिए हर समय उसकी चर्चा और वार्ता करते रहते और आपका एक बहुत बड़ा किसानों को होगा। यहाँ के जो गांव के जो 19 गांव के लोग हैं जिनको पर्याप्त पेयजल मिलेगा और इसके लिए कभी भी बिजली पर निर्भर नहीं रहना होगा। अभी तक जो हम पेयजल दे रहे हैं वो ट्यूबवेल से दे रहे हैं। उसके कारण कई बार बिजली की कोई गड़बड़ी होती है, कई बार पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उसके कारण बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित होती है। तो हम पूरे ग्रेविटी वाटर गांव वालों को देंगे। अभी तक 40 लीटर पर कैपिटा पानी दिया जा रहा था, अब 100 लीटर इस परियोजना के बन जाने से 100 लीटर पर कैपिटा पानी मिलेगा। सीएम साहब के अलावा सीएम साहब का तो ड्रीम प्रोजेक्ट ये है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की जो लोकल जो जनता है उसका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और खासकर अगर मैं जोली ग्रांट का पूर्व प्रधान रहा हूँ तो अगर उसी से देखा जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो हम सीएम साहब को जब सत्ता में नहीं थे 2-3 बार यहाँ पर उनको लेकर के आए, तो उनका पहले से ये कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो ये मेरा पहला कार्य होगा। इसको मतलब मैं पूरा शुरू में इसको घोषणा में लूंगा और इसको नियत समय में इसको पूरा कराऊंगा। तो आज हमें बहुत खुशी है कि सीएम साहब ने अपना जो वादा किया था सत्ता में आने से पहले उसको उन्होंने पूरा किया है। और निश्चित बात है कि जो यहाँ की लोकल जनता है, जैसे थानो हो गया, जोली ग्रांट हो गया, भोगपुर हो गया, विस्थापित क्षेत्र हो गया, रानी पोखरी हो गया, उनको सिंचाई के साथ साथ पेयजल का ग्रेविटी वाटर मिलेगा। और जो ये हमेशा सालों साल चलने वाली योजना है, तो निश्चित बात है इसका लाभ जनता को मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थानों में बनाए जा रहे इको पार्क का निरीक्षण किया। 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र में ये इको पार्क वन विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए एवं पार्क में बच्चों के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करवाए जाएं। पार्क में नेचुरल ट्रैक, सोलर लाइट, फुलवारी, बैठने की व्यवस्थाओं आदि की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। इस इको पार्क के बनने से आसपास के क्षेत्रों एवं पर्यटकों के लिए ये कार्य आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। राज्य में अनेक पर्यटक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। जल, ऊर्जा, रोजगार से संबंधित राज्य में अनेक प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो दीर्घकालिक सोच पर आधारित हैं। इनका फायदा लोगों को लंबे समय तक मिलता रहेगा। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी को आज शानदार तरीके से विदाई दी गई। इनका स्थान लॉ एंड ऑर्डर के महानिदेशक अशोक कुमार लेंगे। राज्य पुलिस द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी को सम्मान पूर्वक विदाई भी दी गई। इस अवसर पर डीजीपी अनिल रतूड़ी ने परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान तमाम पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। उनके अधिकारियों ने उनकी गाड़ी खींचकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आपको बताते चलते हैं कि बतौर पुलिस महानिदेशक अपने 3 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में अनिल रतूड़ी ने पुलिस उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे।
अपने कार्यालय में उन्होंने विधि समस्त कार्यों, पारदर्शी एवं मानवाधिकारियों की भी विशेष ध्यान दिया। इस भावुक अवसर पर पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस अधीक्षक संचार श्री चंद्रशेखर पंत के नेतृत्व में विशिष्ट आकर्षण का केंद्र श्वान दल नेतृत्व कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस श्री भगवान। यह क्षण है हम सर्वप्रथम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। सबसे कह सकता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई उपलब्धि मेरी उपलब्धि है, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। जो भी उपलब्धि है, इस सारी जो टीम आपके सामने मार्च कर रही थी इसकी है। इस टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। पर हाँ, ये हम कह सकते हैं हम सबका सामूहिक प्रयास एक प्रोफेशनल, मानवीय, विश्वसनीय पुलिस बनाने का, जो भ्रष्टाचार पर अधिक से अधिक अंकुश लगा सके, उस ओर हमने कार्य किया। और मुझे संतोष है कि हम इस पर काफी हद तक सफल हुए। और मुझे पूरी आशा है कि आगे हम जो हमारे डीजी श्री अशोक कुमार जी हैं, वो एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही यहाँ की समस्याओं से पूरी तरह से वाकिफ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो पथ पर पुलिस चल रही है उससे और ऊंचाइयों तक श्री अशोक कुमार जी आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस को आप सबके सहयोग से हमारी पुलिस की टीम के साथ ले जाएंगे। मैं इस अवसर पर श्री अशोक कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर उन्होंने जो कार्य किया, विगत वर्षों में जो यहाँ इन्होंने योगदान दिया, और वो अब डेजिग्नेट डीजीपी हैं। आने वाले समय में वो एक अच्छा नेतृत्व पुलिस को देंगे, ऐसा मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूँ। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम दाव किए हैं। राज्य में अगली सरकार भी भाजपा की होगी, ये बात दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भाजपा को बाहरी बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भी चर्चा की। हाँ सर, ये घुटने टेकना, घुटने टिकाना, ये शब्द अच्छे नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं और मंत्रिमंडल भी चल ही रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में होने के नाते अनेकों शंका का समाधान पब्लिक को देखकर, नब्ज देखकर मालूम पड़ जाता है। जिस समय मैं आ रहा था, कार्यकर्ता तो स्वाभाविक होता है, स्वागत करेंगे, लेकिन आम जनता जिस प्रकार से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही थी, स्वागत कर रही थी, उनके चेहरे पे चमक था। मैं पक्का दावे से कह सकता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना रखा है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की नहीं, पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 60-65 सीट जीतकर हम आएंगे। ये कल तक का माहौल था। मैं अनेकों ने एक सकारात्मक भी बैठक की है मैंने, किस प्रकार से हमारा संगठन मजबूत हो, हर मोर्चा मजबूत हो, क्योंकि चुनाव एक प्रक्रिया के रूप में हम लेते हैं। हम इसको कोई ऐसा नहीं कि चुनाव आ गए तो तैयारी करनी है। चुनाव हमारे लिए चुनौती भी है और अवसर भी होता है। जिन लोगों को 70 साल के कुशासन, कांग्रेस के कुशासन के कारण शौचालय नहीं मिले थे, गैस नहीं मिले थे, जीवन बीमा नहीं मिला था, बैंकों में जाना रईसों का काम था, जन धन योजना के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट खुलाए गए, और साथ साथ ये सब जो पारदर्शिता है हमने इस कोरोना पीरियड के अंदर, आज पूरा विश्व जो अपने आप को मेडिकल से परिपूर्ण समझते थे, हमारे देश के बड़े बड़े नेता बाहर इलाज कराने जाया करते थे, हमने मजबूर कराया उनको कि भारतीय संस्कृति में ही सब कुछ उपलब्ध है। और आज हम पूरे 145 देशों को दवाई देने में सक्षम रहे। जहां हम पीपी किट एक भी नहीं बनाते थे, आज 5 लाख पीपी किट बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि पूरे संसार को पीपी किट चाइना के बाद हम ही सप्लाई कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते जून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ओपीडी को बंद कर दिया था, लेकिन कल से दोबारा जून अस्पताल में ओपीडी खोलने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी मेडिकल कॉलेज के डिप्टी एमएस डॉक्टर अनिल खत्री ने दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 में पिछले लंबे समय से जून अस्पताल को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसे खोलने का फैसला ले लिया गया है और एक दिन में 25 मरीजों की ही जून अस्पताल में जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस दौरान मरीजों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। नहीं, किसी ने बात करा तो पिछले 5 साल से बात हो रही थी ना मेरी। अच्छा ठीक है।
कोविड काल में काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग अपनी जनरल ओपीडी शुरू करने की प्लानिंग के साथ शुरू करने जा रहे हैं 1 तारीख से। अभी हम लोगों ने प्लानिंग ये किया है कि ताकि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन मास्क वगैरह पहने, और 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन पर ओपीडी के लिए किया गया है। वो भी आपको पहले ही टेलीफोनिक आपका रजिस्ट्रेशन करा के आपको आना होगा। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही विनती है कि आप लोग इन सब नियमों का पालन करें और डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना हॉस्पिटल अलग है, वो कैंपस में है, सारे वहाँ पेशेंट है, और जो हमारी नई ओपीडी बिल्डिंग है वो कोविड फ्री है, उसमें कोई कोविड का कोई एक्टिविटी या कोविड का कोई चांस नहीं है। बशर्ते आप लोग आपस में नियमों का पालन करें, आप आए अपनी दिखाएं और सुविधाओं का। जीएमसी अस्पताल से मरीज का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के डिप्टी एमएस डॉक्टर अनिल खत्री ने कहा है कि मीडिया कर्मियों पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। ये निर्देश केवल मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए दिया गया है। मैं आपको बता दूं, पेंडेमिक एंड एपिडेमिक एक्ट में जिला अधिकारी महोदय ही जो है उसके इंचार्ज होते हैं। मार्च अप्रैल में ही, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ है, अगर इसके अंदर किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी लेके आ सकता है। मीडिया के अभी सभी मेरे भाई बंधु हमारे खुद के अपने जानने वाले दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता किसी को इन्फेक्शन हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक ये कोई ऐसी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अभी सेकंड वेव आ गया है, आपको हमसे ज़्यादा पता है। डेली 400-500 केसेस आने शुरू हो गए हैं, और हमारे यहाँ पेशेंट की संख्या भी डबल हो गई है। पहले 40-50 आ गए थे, अभी 100 क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे टाइम में आपका वार्ड में आना, कोविड वार्ड के अंदर जाना या घूमना उचित नहीं है। इसलिए मैंने ये मैसेज दिया है गार्ड्स को, आप आएँ, मुझसे मिलें, मेरे साथ आप चलें या मेरी परमिशन से आप जाएं, क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो जिम्मेदारी प्रशासन की भी है और आप लोगों को भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए उनको बोला गया है कि जब कोई आए तो एक बार टेलीफोनिक बात कर लें, परमिशन ले लें, और तब आप जो है आराम से आएँ, कोई दिक्कत। जून पुलिस ने तहसील चौक पर हुई कथित 1 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। टप्पेबाजी की इस घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा है कि दोनों आरोपियों को मोथरो वाली बंगाली कोठी से गिरफ्तार किया गया था और उन दोनों आरोपियों ने डून के रहने वाले थे। उन्होंने कहा है कि महिला के बैग में 1 लाख रुपए होने की बात कही। वहीं आरोपी का कहना है कि बैग में सिर्फ 22,000 रुपए ही थे। वहीं डीआईजी ने इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीम की भी सराहना की है। बस मजबूरी थी, हो गया। काय की मजबूरी? बताया मैंने, मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मेरा टैलेंट है, मेरे को सिर्फ ड्राइवरी के अलावा कोई और काम नहीं आता। और बस मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं इस बार भी अगर कोई नहीं, मैं अपनी गलती की सजा लूंगा जो भी मिलती है। और इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि मैं माइंड डाइवर्ट रहे और मैं गलत चक्रों में ना पड़ूं। बस उस पर्स में लिख लेते 22,000 रुपए, 22,200 रुपए। 17,000 बता रही थी भैया, मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपके 10 रुपए गिरेंगे तो आप बोलोगे 100 का नोट गिरा है। लाल स्कूटी का एक मूवमेंट सस्पिशियस लग रहा था, और लग रहा था कि लाल स्कूटी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो करते हुए कि कौन है जो लाल स्कूटी जिसके पास हो सकती है, और तमाम चीजें, कौन ऐसा है जो इस तरह के क्राइम कर सकता है। और फाइनली करते करते ये जो दीपक है जिसका स्कूटी है, इसके बारे में बात निकल के आई कि घटना के समय ये घर पे नहीं था और इसका मूवमेंट उसी एरिया में था जहां घटना हुई है। उसके बाद काफी क्लैरिटी हो गई कि भाई लाल स्कूटी भी है, उस तरह का इसका छवि भी है, और घटना के समय मूवमेंट भी इसका वहीं पर है। तो हम कॉन्फिडेंट थे कि ये इसमें होगा। फिर इसको लगातार वॉच कर रहे थे, इसका इन्होंने ठीक से अरेस्टिंग किया, सख्ती से पूछताछ किया। इसने कन्फेस किया है कि क्राइम इसके साथ दूसरा दीपक है, दोनों ने मिलकर किया है। दोनों की अरेस्टिंग हो गई। एक जो इसमें इशू आ रहा है कि जो महिला ने बात बताई है और जो ये बता रहे हैं, दोनों में फर्क है अमाउंट को लेकर के, तो उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि 20-22 हजार रुपए के आसपास थे, हमें जो बताया थोड़ा अमाउंट ज्यादा बताया हुआ है, तो उसमें हम पॉलीग्राफिक भी करवाएंगे और लगता है कि कहीं पर कुछ
गलत सूचना हमारे पास आई है या ये पुलिस को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो भी लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो भी हम लोग करेंगे। देश के साथ साथ राज्य में सिख पंथ के पहले गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में सिख संगत की भीड़ रही। इस पावन अवसर पर सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा सिंह साहब में माथा टेका गया और गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। इस दौरान विधायक सौरभ बहुगुणा ने शबद कीर्तन के साथ साथ लंगर में भी भाग लिया। इस दौरान विधायक ने लोगों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं देते हुए गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का भी आह्वान किया। उत्तराखंड के सभी वासियों को मेरी तरफ से 5 गांधी गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ गुरुद्वारे में आया हुआ हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद लिया और बस इतना ही हम कह सकते हैं सबसे कि सब उनके पश्चिमों पर चलने की कोशिश करें, एक अच्छा समाज बनाए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका निराकरण करें। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद अधिकारी अब गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर उनका निराकरण भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला ब्लॉक के जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव में सरकार द्वारा जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिले के अधिकारियों के साथ साथ ब्लॉक के सभी विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। जनता के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जीवनवाला की ग्राम प्रधान परमजीत कौर ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से गांव की तमाम समस्याओं का हल निकलेगा और अधिकारियों के गांव में आने से लोगों की भी जागरूकता आएगी। सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है। बच्चे आ रहे होंगे 10 साल बाहर के बच्चे होंगे, टेंशन हुआ नहीं होगी। हमारे गांव में बहुत देर से शिविर लग रहा है, जिसमें हमारे गांव की समस्याएं सुनी जा रही हैं। तमाम शिक्षा अधिकारी और राजस्व के अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी सब आ रखे हैं। हमारी नॉर्मली समस्या पहले तो सड़क की, बिजली, पानी की है, वो तो है, पर हमें कार्रवाई है ये जहाँ खनन के ट्रक चलते हैं। हमने बहुत बार इसका विरोध भी किया, कार्रवाई भी की, पर कुछ हुआ नहीं। शायद आज उम्मीद है कि आज कोई कार्रवाई हो वहाँ, क्योंकि गांव वालों को वहाँ बहुत परेशानी होती है आने जाने में, जैसे गर्मियों में, बरसात में वहाँ गड्ढे, पानी, इससे बहुत दिक्कत होती है। शायद यहाँ कोई कार्रवाई हो जाए आज, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार रहेगा हमारे। हाँ जी, बिल्कुल बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी बहुत सी जनसंख्या यहाँ आए हैं गाँव के, अपनी अपनी समस्याएँ बता रहे हैं। जैसे कहीं किसी ने लेडीज़ आई थी, वो बोल रही कि हमारे घर में पानी नहीं पहुंचा इतने सालों में। बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि सारे अधिकारी यहाँ आ रखे हैं, हमने अपनी अपनी शिकायत सबने रखी है, तो शायद हमें भी कुछ आश्वासन दिया है इन्होंने कि पूरा हो जाए कार्य। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की तरफ से ये योजना है कि गांव-गांव जाके एक जो पात्र व्यक्ति है उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और संबंधित विभाग उसमें हर बैठक में सम्मिलित हो और अपनी जानकारी ले, चाहे वो PWD हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, और हर व्यक्ति को, हर पात्र को उसका लाभ मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम हो रहे हैं और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ भी मिल जाना चाहिए। और अभी तक ये 2 ब्लॉकों में चल रहा है। समस्याएं भी सुनी जा रही है, समाधान भी हो रहा है। समाधान भी हो रहा है। 1 महीने के समय के अंतर्गत समाधान करने की भी बात की गई, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यहाँ पर सभी संबंधित विभाग आ रखे हैं। कुछ विभाग नहीं आए, उनको सूचना की जाए। का उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक सेल बना है, CMQRT, चीफ मिनिस्टर क्विक रेस्पॉन्स टीम। उसके तत्वावधान में हर विकास खंड में 2 स्थानों पर प्रति सप्ताह शिविर का आयोजन किया जाना है और इसमें इसका जो मोटो है वो ये है कि त्वरित समाधान मिले। किसी की शिकायत है तो खंड स्तरीय अधिकारी और यथासंभव यदि हों तो जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसका त्वरित समाधान वहीं कर दिया जाए और यथासंभव जो भी यदि समय भी लगता है तो न्यूनतम समय लें। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें समय की लगने की संभावना है, तो न्यूनतम समय लेते हुए उसको डिस्पोज कर दिया। किस तरह की शिकायतें यहाँ देखने को मिलती हैं? वो सामान्यतः जैसे अभी मैंने देखा है कि सड़क की शिकायतें हैं, इंटरकनेक्टिविटी रोड्स हैं, तो उसकी लोग मांग कर रहे हैं। कहीं अभी इन्होंने एक खेल मैदान की भी मांग करी है, खेल मैदान के विकास के लिए। कहीं कोई आए थे कि बिजली की लाइन उनके घर के ऊपर है।
एसएसपी राजन सिंह ने आज लक्सर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सबसे पहले कार्यालय के दस्तावेजों का निरीक्षण किया। इसके बाद शस्त्रों को भी जांच की। इसके बाद एसएसपी ने मालखाने और पुलिस कर्मियों के बैरक का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसएसपी ने लंबित मुकदमे की जांच जल्द पूरी करने तथा मुखबरी तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ ग्राम चौकीदारों से लगातार संपर्क बनाकर गांव की गतिविधियों पर नजर रखने का भी निर्देश दिया है। सेक्शन था कोतवाली लक्सर का, इसमें सभी व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए जाने के लिए ही और चाक चौबंद रखने के लिए ही इंस्पेक्शन किए जाते हैं। जो भी निरीक्षण के दौरान कमियां पाई जाती हैं उनसे संबंधित को अवगत कराया जाता है और उसको दुरुस्त कराया जाता है। पूरे देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड की एसडीआरएफ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ द्वारा किस तरह से लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जाए, पेश है ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता धनराज गर्ग की ये रिपोर्ट। पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एसडीआरएफ भी अब तैनात कर दी गई है कि जो गली गली में जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मोटरसाइकिल निकाली गई है और उस पर एक रेडियो भी यहाँ पर लगाई गई है कि एसडीआरएफ जब गली गली में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि किस तरीके से मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है या फिर जिस कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो लगातार करना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले उत्तराखंड में भी देखने में सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस तरीके से देखा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ भी अब सतर्क होती नजर आ रही है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा दिल्ली जाने से किसानों को रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक नारायण पाल ने आरोप लगाया कि किसानों द्वारा काले कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड आदि प्रदेशों से दिल्ली जा रहे किसानों पर केंद्र सरकार के इशारे पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को शुरू हो जाएगी। देश में किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली में किसानों को जो मारा जा रहा है, उत्तराखंड के जो किसान जा रहे थे उन्हें बिलासपुर में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये पूरे देश के अंदर जो 3 कानून इन्होंने बनाए थे उसका विरोध करने के लिए जो शांतिपूर्वक विरोध उसका हो रहा था, उसमें किसानों का दमन किया जा रहा है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है किसानों का बहुत ही शोषण कर रहे हैं। अगर किसान इस देश का कमजोर हो गया तो पूरा देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर चौराहे पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार लाई है उसके विरोध में जो हमारे किसान पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से पूरे देश से जो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आंसू गैस के कैनन फोड़े गए, जो पानी सुबह सुबह इस ठंड में पानी की बौछारें करी गई, जो बुजुर्ग किसान महिलाओं के ऊपर डंडों की बरसात करी गई, इस चीज के हम विरोध करेंगे और हम किसानों का पूर्ण समर्थन करते हैं और किसान कानून जो बनाया है इसका हम विरोध करते हैं। लक्सर में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज लक्सर में 4 युवकों ने गन्नौली में स्थित पेट्रोल पंप के सेल्समैन की पहले पिटाई की, फिर उसकी जेब से 4,500 रुपए की नकदी भी निकाल ली। पीड़ित के अनुसार इन युवकों ने कुछ समय पहले भी उससे उधार पेट्रोल गाड़ी में डलवाया था और उसके पैसे नहीं दिए थे। आज भी ये युवक पेट्रोल उनसे उधार मांग रहे थे। मना करने पर इन लोगों के साथ उन्होंने मारपीट की और सारी घटना सीसीटीवी में कैद भी है। वहीं सेल्समैन और पंप के मैनेजर ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। नौली के कुछ लड़के आए थे, कुछ दिन पहले भी आए थे, तो तब मैं बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है, तेल उधार दे दो, तो तब भी दे दिया था। उसके बाद फिर दोबारा आए तेल उधार लेने के लिए, मैंने मना कर दी। तो फिर वो 4-5 जने आए, उन्होंने मेरी खूब अच्छी तरीके से पिटाई की और उसके बाद जो मेरी जेब में कैश था वो भी निकाल कर लेते। और उसके बाद हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अब तक। ये काफ़ी घटना काफ़ी दिन से चल रही है और उनको काफ़ी बार मना कर चुका था कि ऐसी हरकतें ना करें, लेकिन ये सुन नहीं रहे थे। उस दिन ये भी मारपीट के इरादे से आए थे और इन्होंने मारपीट की कैश छीन लिया। जब तक मैं बाहर आया इनको मना की, ये भाग गए थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोरोना महामारी के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लागू की गई साप्ताहिक बंदी का लक्सर और देहात क्षेत्र में पूरा असर दिखाई दिया। आज लक्सर नगर और देहात के तमाम बाजार बंद रहे। साप्ताहिक बंदी को लेकर स्थानीय लोगों और दुकानदारों की क्या प्रतिक्रिया है, पेश है हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने लक्सर और उसके आसपास के इलाकों को एक दिन के लिए साप्ताहिक बंदी में रखा है और हम मौजूद हैं लक्सर के मेन बाजार में। यहाँ साप्ताहिक बंदी कितना असर है, कुछ लोग मौजूद उनसे बात करेंगे, किस तरह देखते हैं इस निर्णय को। आपका नाम क्या है? नीतीश भाई, साप्ताहिक बंदी का निर्णय कैसा है? अच्छा निर्णय है कि साप्ताहिक बंदी निर्णय अच्छा बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? अरविंद गोयल। अच्छा, साप्ताहिक बंदी केवल सिर्फ दुकानों को बंद करने के लिए है या इसके पीछे और कोई लक्ष्य है? ये तो जो है तो कोरोना की वजह से है और साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए और सबके लिए फायदा है। सबके लिए फायदा है। और भी लोग मौजूद हैं। आप तो सभासद हैं भूपेंद्र जी, जिस पर साप्ताहिक बंदी की गई इसके अच्छे परिणाम कैसा आ सकते हैं, क्या है आपकी सोच? ये जो पूरे ज़िले के अंदर बंदी एक साथ होनी चाहिए, जिससे लॉकडाउन की चैन टूटेगी, जिससे कि यहाँ की बंदी है तो यहाँ के लोग रुड़की बाजार करने चले जाते हैं, रुड़की के लोग हरिद्वार चले जाते हैं, तो वो चैन टूटेगी नहीं। मेरा जिला प्रशासन से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि पूरे ज़िले के अंदर लॉकडाउन एक साथ होना चाहिए। पूरे ज़िले के अंदर एक दिन साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। और लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मोहित भाई, जिस तरह से बाजार को बंद किया गया, क्या सैनिटाइजर किया जा रहा है? जी, सैनिटाइजर किया गया। सुबह यहाँ पर इस तरह की मशीन आई थी, वो सैनिटाइज किया गया। और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अजय कपूर। अजय भाई, आप क्या मानते हैं, व्यापारियों को नुकसान है या फिर पूरे समाज को फायदा? व्यापारियों पर क्या सहायता दे रहा है जो बंद करा रहा है? यानी कि बंद कराने के लिए कोई सहायता दे या फिर आसपास के सब बाजार बंद हो, आदमी बाहर ना निकले। लॉकडाउन हो तो कर्फ्यू टाइप हो गया, आदमी घर से बाहर ना निकले। लोग बाहर घूम रहे हैं तो उससे क्या फायदा? तो ये कह रहे हैं कि यदि साप्ताहिक बंदी करनी है तो तमाम पूरे जनपद को एक साथ बंद किया जाए ताकि इस संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। और नहीं, में भी कह रहे हैं कि प्रशासन कोई मदद तो कर नहीं रहा, तो ऐसे में इन लोगों के कहने पर अलग अलग अंतर, कुछ लोगों ने इसे अच्छा बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया। डोडीताल अस्सी गंगा घाटी में बसी अस्सी गंगा का उद्गम स्थल करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये जनपद में धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। डोडीताल को गणेश जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है। इन दिनों पर्यटक स्थानीय युवाओं की ट्रेनिंग एजेंसी के माध्यम से बर्फ में ट्रेनिंग के रोमांच का अनुभव लेकर डोडीताल पहुंच रहे हैं। स्थानीय युवाओं का कहना है कि डोडीताल में शीतकालीन पर्यटन के दृष्टिकोण से अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन की ओर से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद में उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। युवाओं ने मांग की है कि डोडीताल में शीतकालीन पर्यटक को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएं। वहीं यहां आने वाले पर्यटक कई क्षेत्र की सुंदरता को देखकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। And this is my first time and I'm enjoying and I love this place, Agoda, and I love the people and the food and everything. Agoda, near to Agoda, and the climate is really very beautiful and it's drizzling and we are feeling very excited to see the snowfall and it's really very pleasant. उत्तराखंड की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।